ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 502 और 502 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। एक शब्द छोड़कर आया है, समवाय कल्पनायाम अपि समवायस्य समवायिभिः संबंधे अभ्युपगम्यमाने तस्य तस्य अन्योन्यः संबंधः कल्पयितव्यः इति अनवस्था प्रसंगः। ठीक है, देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है आरंभणाधिकरण। ठीक है, तो जगत के प्रति कारण ब्रह्म है और ब्रह्म ही एकमात्र अद्वितीय तत्व है और उस ब्रह्म तत्व का बोध कराने में ही सभी श्रुतियों का तात्पर्य है। अर्थात जो ब्रह्म समन्वय बताया प्रथम अध्याय में, उस ब्रह्म समन्वय का बाद निरोध विरोध कोई प्रत्यक्षादि प्रमाण या युक्ति नहीं कर सकती है। इसी बात को बताने के लिए यह अधिकरण प्रवृत्त हुआ है। और प्रत्यक्षादि प्रमाण की प्रवृत्ति भले जगत में हो रही हो, किंतु जिस जगत में उनकी प्रवृत्ति हो रही है उस जगत में वे प्रत्यक्षादि प्रमाण भले भेद दिखाते हो, किंतु वह सब उनकी प्रवृत्ति तब तक ही है जब तक अद्वैत ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है। स्वप्न प्रपंच तब तक ही सत्य है जब तक स्वप्न देखने वाला स्वप्न अवस्था से बाहर जागृत अवस्था में नहीं आता है, और जब जागृत अवस्था में आ जाता है तो स्वप्न बाधित हो जाता है, स्वप्न के बारे में मिथ्यात्व निश्चय। उसी प्रकार प्रत्यक्ष आदि प्रमाण जगत में कार्य कर रहे हैं, किंतु उनके द्वारा भेद आदि की सिद्धि नहीं हो सकती है और जगत के प्रति जो कारण ब्रह्म बताया है उसका भी खंडन उन प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा नहीं हो सकता है। अर्थात ब्रह्म समन्वय का विरोध कोई प्रमाण के द्वारा नहीं हो सकता, ये बात बतानी है। दूसरी बात, यह जो जगत है फिर एक ब्रह्म है, तो कार्य कारण दो हो गए। कार्य जगत है, कारण ब्रह्म है, तो कहाँ अद्वितीयता रह गई? ऐसे भी कोई शंका नहीं कर सकता, क्योंकि कार्य रूप यह जो जगत है वह कारण रूप ब्रह्म से भिन्न नहीं है, अर्थात दोनों का अनन्यत्व है। जैसे कि मिट्टी और मिट्टी का कार्य घट, तो घट कभी भी मिट्टी को छोड़कर रह नहीं सकता, कारण उपादान कारण मिट्टी है, अर्थात मिट्टी के अस्तित्व को छोड़कर स्वतंत्र रूप से घट का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्म तत्व की सत्ता से सत्ता वाला यह जगत है और ब्रह्म तत्व से अतिरिक्त इस जगत की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अतः यह जगत भेद आदि को भी सिद्ध नहीं कर सकता है। तो इसी बात को बताते हैं कि कार्य कारण का अनन्यत्व है और यह जगत उत्पन्न होने के पहले भी कारण के रूप में विद्यमान है, अतः सत है। क्योंकि जगत का कारण ब्रह्म, वो ब्रह्म सत है, तो उससे अभिन्न अनन्य यह जगत वो भी सत है। किंतु जगतत्वेन रूपेण जो जगत प्रतीत हो रहा है, प्रपंच प्रतीत हो रहा है, वो कल्पित होने पर भी कारण के रूप में सत्य है। इस बात को भूलना नहीं है। तब इसी बात को बताया कि और 2 हेतु दिए इस सूत्र में, युक्ति और शब्दांतर। तो शब्दांतर मतलब अन्य श्रुति, सदैव सौम्येदमग्रासित इत्यादि श्रुति के बल पर भी इस बात की सिद्धि हो जाती है कि जगत उत्पन्न होने के पहले सतरूप ही था, ब्रह्म रूप ही था। और युक्ति भी है, तो युक्ति से भी इस बात की सिद्धि हो जाती है कि कार्य कारण का अनन्यत्व है और उत्पन्न होने के पहले भी कार्य कारण के रूप में सत है। अब इन 2 में से युक्ति क्या है? तो युक्ति कल बताई थी कि यदि
कारण के कार्य उत्पन्न होने के पहले वह कार्य कारण के रूप में सत नहीं मानेंगे तो दधी चाहने वाला व्यक्ति दूध का ही ग्रहण क्यों करता है? उसने और किसी चीज का ग्रहण करना चाहिए यदि कार्य पहले से कारण के रूप में है नहीं तो, किंतु वह दही दूध का ही ग्रहण करता है। घट को चाहने वाला मिट्टी का ही स्वीकार करता है। इससे भी सिद्ध हो जाता है कि कार्य उत्पन्न होने के पहले भी वह कार्य कारण के रूप में विद्यमान है। इस बात को बताया। फिर आगे जाकर बताया कि कार्य और कारण इनमें यदि भेद होता तो जिस प्रकार महिषी और अश्व इन दोनों में भेद बुद्धि होती है, उस प्रकार मृद घटौ भिन्नौ इस प्रकार की भेद बुद्धि होनी चाहिए। यदि भिन्न भिन्न है तो, अनन्यता नहीं है तो, किंतु मृद घटौ इस प्रकार की भिन्न बुद्धि होती नहीं है। इससे भी सिद्ध होता है कि कार्य कारण का अभेद है। अब इस पर पूर्व पक्षी शंका कर सकता है क्या कि पूर्व पक्षी कहेगा अरे सिद्धांती, मिट्टी और घट इन दोनों को तुम अभिन्न कह रहे हो, अनन्य कह रहे हो, किंतु वो भिन्न है। फिर उसको पूछेंगे सिद्धांती यदि भिन्न है तो महिषी और अश्व इनमें जैसी भेद बुद्धि होती है उस प्रकार मृद और घट में भेद बुद्धि क्यों नहीं होती? तो वह बोलता है कि अरे सिद्धांती, मृद और घट यद्यपि भिन्न भिन्न है किंतु भिन्न भिन्न होते हुए भी उनमें भेद बुद्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसलिए उनमें भेद बुद्धि नहीं होती है कि उन दोनों का समवाय संबंध है, और समवाय होने के कारण मिट्टी और घट भिन्न भिन्न होने पर भी उनमें भेद बुद्धि नहीं होती है। इसका मतलब ये सिद्धांत तुम ये मत समझ कि भेद बुद्धि भेद प्रतीति नहीं हो रही है, इसका मतलब भेद नहीं है। अरे बाबा, भेद है किंतु भेद बुद्धि, भेद की प्रतीति, भेद का अनुभव इसलिए नहीं होता है कि उन दोनों का समवाय संबंध है। तब अब सिद्धांति बोलते हैं अरे पूर्व पक्षी, जिस समवाय के बल पर तुम ऐसा मान रहे हो वो समवाय क्या चीज है? समवाय कुछ है ही नहीं है। तो समवाय का खंडन कर रहे अब सिद्धांति, जो कि नैयायिक आदिकों ने बहुत जगह समवाय माना है, 5 जगह माना है। उन्होंने गुण गुणिका, अवयव अवयवी का, जाति व्यक्ति का, क्रिया क्रियावान का और विशेष नित्य द्रव्यों का समवाय संबंध माना है। और वेदांत मत में समवाय नाम की कोई चीज नहीं है। समवाय का खंडन करना है तो वही अब इस पंक्ति में आ रही है पंक्ति। तो समवाय कल्पनायाम अपि मिल गया। इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, तयोः कंस में लिखिए, चाहे ऐसे ही लिखिए, कार्य कारणयोः, कार्य कारणयोः अन्यत्वे अपि, अन्यत्वे अपि समवायवशात्, समवायवशात् तथा बुद्धि, तथा बुद्धि, कंस में लिखिए भेद बुद्धि, कंस बंद, न भवति, न भवति इति आशंक्य, इति आशंक्य समवायम दूषयति, समवायम दूषयति, समवाय इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तयो, तयो मतलब कार्य कारणयो, अन्यत्वे, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि कार्य कारण यद्यपि भिन्न ही, अन्य मतलब भिन्न है, भिन्न ही है, तो भी समवाय वशात उन दोनों का, कार्य कारण का, उपादान कारण और कार्य का समवाय संबंध होने के कारण, समवाय संबंध के बल पर, समवाय संबंध उनमें है इसलिए तथा बुद्धि न भवति। तथा बुद्धि मतलब भेद बुद्धि, अर्थात मृद घटौ भिन्नौ, इस प्रकार की बुद्धि इसलिए नहीं होती है भिन्न होने पर भी। अर्थात पूर्व पक्षी कार्य कारण को भिन्न भिन्न मान रहा है और सिद्धांत मत में कार्य कारण से अतिरिक्त ही नहीं है।
अब भिन्न होते हुए भी भेद बुद्धि क्यों नहीं होती? तो पूर्व पक्षी के अनुसार कारण क्या? समवाय। तो वही करे, तथा बुद्धि समवाय वशात तथा बुद्धि भेद बुद्धि न भवति इति आशंक्य, ऐसी के शंका करता है पूर्व पक्षी। तो सिद्धांति अब समवायम दूषयति, समवाय का ही निराकरण कर रहे कि समवाय नाम की कोई चीज नहीं है। कैसे? आइए पंक्ति में पढ़ते हैं। समवाय कल्पनायाम अपि, सिद्धांति बोल रहे, हे पूर्व पक्षी समझ लीजिए, तुम समवाय की कल्पना करते हो, किंतु समवाय की कल्पना करने पर भी समवायस्य समवायिभिः संबंधः अभ्युपगम्य माने तस्य तस्य अन्योन्यः संबंधः कल्पयितव्यः इति अनवस्था प्रसंग। तो ध्यान दीजिए क्या कहना चाहते हैं। तो अनवस्था प्रसंग आएगा, अनवस्था की प्राप्ति होगी। समवाय को मानेंगे तब। कैसे अनवस्था होगी? तो समझ लीजिए समवाय मान लिया, किन किन का उदाहरण? मिट्टी और घट का। और उन पूर्व पक्षी की परिभाषा में बोलना हो तो कपाल और घट का क्या माना है उन्होंने? समवाय। तो थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए मान लिया समवाय है। तब उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे, कपाल और घट का जो आपने समवाय संबंध माना है, बराबर, तो समवाय एक संबंध है और एक होते समवायी, जैसे संयोग, संयोगी। तो संयोगी में क्या अंतर है? तो जैसे हस्त द्वय का संयोग हुआ है कि नहीं, और उस संयोग के संयोगी कौन है? तो दो हस्त, संयोग वाले हाथ हुए दो, तो संयोगी है कि नहीं। उस प्रकार समवाय और दूसरा शब्द है समवायी। तो जिन दोनों का समवाय संबंध है, उस समवाय संबंध के समवायी कौन? जिनका संबंध है। उदाहरण कपाल और घट, ये हो गए समवायी और उनका हो गया संबंध समवाय। तो हे पूर्व पक्षी, तुम कपाल और घट इन दोनों का समवाय संबंध मान रहे हो, ठीक है। तो वो समवाय का समवाय संबंध, समवाय का समवायी के साथ, घट के साथ और कपाल के साथ कौन संबंध है? बताओ। संबंध तो बताना पड़ेगा, क्योंकि दो चीजों का दो चीज है तो संबंध चाहिए। तो बोलेंगे ठीक है, और एक समवाय मान लेंगे। किन में कहा? अब घट का और नहीं, ध्यान दीजिए, कपाल और घट इन दोनों का संबंध है क्या? समवाय। तो वो जो समवाय नाम का व्यक्ति, संबंध रूप व्यक्ति बीच में बैठा है, उस समवाय का और घट का कोई संबंध तो चाहिए ना, क्योंकि समवाय स्वतंत्र पदार्थ है और घट आपका स्वतंत्र है, तो दोनों का भी संबंध चाहिए। फिर दोनों का क्या संबंध है बताओ? किसका किसका? समवाय का और घट का, और इधर पुनः समवाय और कपाल का। ठीक, क्या संबंध है? तो वो कहेगा फिर और एक संबंध है, फिर समवाय है कि नहीं। तो समवाय का घट के साथ दोनों को जोड़ने के लिए बीच में एक मान लिया क्या? समवाय। फिर वो भी तो समवाय है कि नहीं। फिर उसका भी घट के साथ कौन संबंध? तो और एक समवाय। फिर वो भी तो समवाय है, उसका भी घट के साथ संबंध मानना पड़ेगा। तो और क्या करना पड़ेगा? फिर समवाय, और एक समवाय, और एक समवाय, और एक समवाय, तो क्या हो जाएगी? अनावस्था। पंक्ति शाह थोड़ा देखिए, समवाय कल्पनायाम अपि, है कि नहीं। समवाय की कल्पना करोगे तो भी समवायस्य समवायिभिः, किन किन का? जैसे उधर कपाल घट, इधर समवाय का किसके साथ? समवायिभिः। समवायी कौन? घट या कपाल। समवायस्य समवायिभिः संबंधे अभ्युपगम्य माने। दोनों का संबंध मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ, पहला प्रश्न। यदि मानते हैं तो पहले विकल्प में बात चलेगी। अब संबंधे अभ्युपगम्य माने, संबंध मान लेंगे तो किन किन का? समवाय और समवायी का अर्थात घट का, ठीक है। अभ्युपगम्य माने फिर तस्य अन्योन्य, अन्य ने क्या है? तस्य अन्य, ऐसा ही है ना। हाँ, अन्योन्य मतलब अन्य। तस्य अन्य संबंध कल्पयितव्य,
उसका फिर और संबंध, उसका फिर और संबंध, उसका फिर और संबंध, इस प्रकार की क्या करना पड़ेगी? कल्पना। तब अनंत समवाय मानने पड़ेंगे, तो क्या होगी फिर? अनावस्था। फिर कहेगा वो संबंध मानेंगे नहीं, किनका किनका? हाँ, समवाय और समवायी का संबंध मानेंगे नहीं, तब क्या दोष? तो आगे की पंक्ति में बात आ रही है, किंतु उसके पहले अभी जो अनावस्था बताई उस पर एक टिप्पणी लिखते, एक वाक्य लिखते हैं। समवायः समवायः समवायिभिः समवायिभिः संबंधः न वा। संबद्ध, संबद्ध कीजिए, संबद्ध न वा, प्रश्न चिन्ह। आगे अद्ये, अद्ये संबंध किम, संबंध किम? समवायः उत स्वरूपम, समवायः उत स्वरूपम, पूर्ण विराम। अद्ये, अद्ये समवायानवस्था, समवाय अनवस्था, अर्धविराम। द्वितीय, द्वितीय मृद्घटयोः अपि, मृद्घटयोः अपि स्वरूप संबंधात्, स्वरूप संबंधात् एव उपपत्तेः, एव उपपत्तेः समवाय असिद्धि, समवाया सिद्धि, समवाय असिद्धि। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो पूर्व पक्षी को पूछेंगे, समवाय समवायिभिः, समवाय का समवायी के साथ संबंध है कि नहीं, अर्थात समवाय समवायी के साथ संबद्ध है या नहीं है? कौन किसके साथ? समवाय समवायी के साथ संबद्ध है या नहीं, अर्थात संबंध से युक्त है या नहीं। तो मान लेगा वो संबंध से युक्त है, तो पुनः उसको पूछेंगे तो उन दोनों का संबंध कौन सा है? स्वरूप है क्या समवाय है? समवाय और समवायी इन दोनों का संबंध है, तो कौन सा है वो? समवाय मानोगे या स्वरूप संबंध मानोगे? वो यदि कहता है क्या समवाय, तो अनावस्था, क्योंकि समवाय समवायी का संबंध जोड़ने के लिए माना आपने कौन? समवाय, किंतु वो भी तो समवाय है। फिर उसका पुनः समवायी के साथ समवायी मानोगे, फिर उसका पुनः समवायी के साथ समवाय मानोगे, तो ऐसा समवाय मानते जाओगे तो अनावस्था होगी। अब कदाचित बोलेगा वो पूर्व पक्षी कि सुनो भाई, समवाय का समवायी के साथ समवाय नहीं मानेंगे, स्वरूप संबंध मानेंगे। किसका किसके साथ? समवाय का समवायी के साथ स्वरूप संबंध मानेंगे। तब सिद्धांती कह रहे, टिप्पणी में लिख के दिया, देखो पंक्ति, समवाय समवायी भी संबद्धो नवा आद्य संबंध किम समवाय उत्स्वरूपम, उसमें भी आद्य मतलब समवाय मानेंगे तो आद्य समवाय अनवस्था। और द्वितीय, द्वितीय मतलब स्वरूप संबंध मानेंगे तो किन किन का? समवाय और समवायी का संबंध मानेंगे, कौन सा? स्वरूप संबंध मानेंगे। तब बोल रहे यदि आप स्वरूप संबंध मानोगे तो द्वितीय मृद घटयो अपि, मिट्टी और घट अर्थात कपाल, उसके भाषा में कपाल और घट, इनका भी तो स्वरूप संबंध मान सकते हैं। फिर बीच में और एक अतिरिक्त समवाय मानने की क्या जरूरत है? जबकि हे पूर्व पक्षी तुम बोल रहे क्या कपाल का और घट का समवाय, और उस समवाय का पुनः घट के साथ समवायी के साथ स्वरूप है कि नहीं? फिर दो दो संबंध मानना पड़ रहे ना तुमको, गौरव हो रहा है, तो क्या जरूरत है? इसके अपेक्षा सीधा मान लो क्या कपाल और घट का, क्यों मिट्टी और घट का क्या है? स्वरूप संबंध है, बीच में समवाय मानने की क्या जरूरत है? अर्थात समवाय की सिद्धि नहीं होगी। देखो भाई, क्योंकि स्वरूप तुमको तो ऐसा भी मानना ही पड़ रहा है, तो स्वरूप यदि मानना ही है तो बीच में समवाय का क्या काम है? ये बात
द्वितीय मृद्घटयो अपि स्वरूप संबंधात एव उपपत्ति, स्वरूप संबंध मानकर भी उपपत्ति हो जाती है, संगति लग जाती है, तो समवाय असिद्धि, समवाय मानने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो भाई, तो पहले दो, सबसे पहले दो विकल्प थे क्या? हाँ, समवाय का समवायी के साथ संबंध है या नहीं, ये पहले मुख्य दो विकल्प थे ना। तो संबंध मानेंगे तो फिर कौन सा, स्वरूप का स्वरूप समवाय, ये प्रश्न आया था, तो उसका खंडन कर दिया। समवाय मान नहीं सकते, स्वरूप मानने से काम चल जाता है। अब कदाचित बोलेगा पूर्व पक्षी, क्या समवाय और समवायी का कोई संबंध नहीं है, अनभ्युपगम्य माने, पंक्ति देखिए, अनभ्युपगम्य माने च विच्छेद प्रसंग, पंक्ति मिली आगे। तो ये जो पंक्ति है ना, अनभ्युपगम्य माने, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, असंबद्ध इति पक्षे, असंबद्ध इति पक्षे दोषम आह, दोषम आह अनभ्युपगम्य माने इति। ठीक, देखो भाई, असंबद्ध मतलब किसका किसके साथ असंबद्ध, संबंध रहितता। लिखा क्या टिप्पणी में, असंबद्ध इति पक्षे, असंबद्ध मतलब संबंध नहीं मानेंगे, किनका किनके साथ, समवाय और समवायी, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, ऐसा कहेंगे तो बात लग रही कि नहीं लग रही? समवाय और समवायी के बीच में संबंध है या नहीं है, दो मुख्य विकल्प थे ना। तो संबंध है, इस पर तो चर्चा हो चुकी है। फिर आप बोलेगा वो पूर्व पक्षी, क्या संबंध नहीं है, किनका किनके साथ, समवाय और समवायी, इनमें कोई संबंध नहीं है। सीधा कपाल और घट का ही समवाय संबंध है, किंतु समवाय का घट के साथ और कोई संबंध नहीं है, तब अनावस्था का प्रसंग भी नहीं उठेगा। ऐसा यदि पूर्व पक्षी मानता है तब उसको पुनः दोष दे रहे हैं। अनभ्युपगम्य माने, यदि स्वीकार नहीं करते हैं तो, है कि नहीं, संबंध स्वीकार नहीं करते तो क्या होगा फिर? विच्छेद प्रसंग, क्या हो जाएगा? विच्छेद हो जाएगा। विच्छेद हो जाएगा मतलब अलग अलग हो जाएंगे, कार्य कारण ये अलग हो जाएंगे, और उसमें विशिष्ट बुद्धि भी नहीं होगी, क्योंकि विशिष्ट बुद्धि का नियामक होता है संबंध, और संबंध तो तुम मान नहीं रहे हो, वही कर रहे। फिर विच्छेद प्रसंग, तो विच्छेद प्रसंग पर एक छोटा वाक्य लिखिए, अवयव अवयविनो हो, अवयव अवयविनो हो द्रव्य गुणादीनां च, द्रव्य गुणादीनां च मिथो विच्छेदः स्यात्, विच्छेदः स्यात् इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, अवयव अवयवी अर्थात उपादान कारण और कार्य, उसी प्रकार द्रव्य गुण, इनका परस्पर में विच्छेद हो जाएगा, बिछड़ जाएंगे, उनमें विशिष्ट बुद्धि नहीं बनेगी। यदि संबंध नहीं मानते हैं तो ठीक। आइए, अनभ्युपगम्य माने च विच्छेद प्रसंग, लग गया इतना? आगे चलिए। अथ समवाय स्वयं संबंध रूपत्वात् अनपेक्ष एव अपरम संबंधम संबद्धेत। ठीक, अथ, तो देखिए अब क्या कहना चाहता है पूर्व पक्षी, क्यों कहता है भाई स्वतंत्र पुनः समवाय का समवायी के साथ कोई संबंध मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संबंध स्वतः समवाय ही है, और वो स्वयं संबंध स्वरूप होने के कारण वह और किसी के दूसरे किसी के संबंध की अपेक्षा करता नहीं है।
और किसी कोई संबंध बीच में चाहिए समवाय समवायी का, ऐसी वो अपेक्षा करता नहीं है। अर्थात वह समवाय स्वपर निर्वाहक है, ऐसा यदि कहना चाहता है कौन? पूर्व पक्षी। तो उसको उत्तर दे रहे अथ इत्यादि पंक्ति से। अतः इस बात को समझने के लिए अथ के पूर्व में भी एक वाक्य लिख लेते अवतरण। ननु ननु समवायस्य नियामकांतर संबंधः नियामकांतर संबंधः नास्ति अर्धविराम। सह स्वपर निर्वाहकः यथा सत्ता द्रव्यादीनां सत्वम आपादयति अर्धविराम। न स्वस्मात् सत्तांतरम अपेक्षते अर्धविराम। तद्वत् इति आशंकते अथ इति। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई। तो कदाचित पूर्व पक्षी कहेगा क्या कि समवाय का नियामक और कोई संबंध नहीं है, अर्थात समवाय और समवायी इनके बीच में और कोई संबंध नहीं है। क्यों? इसलिए कि वह समवाय कैसा है? स्वपर निर्वाहक है। स्वपर निर्वाहक कैसा होता है उसके लिए उदाहरण दिया जा रहा है। कैसे? यथा सत्ता एक जाति है, नैयायिकादिकों ने मानी हुई, जो कि द्रव्य गुण और कर्म में रहती है। तो सत्ता जाति क्या करती है? द्रव्यादिकों में सत्व भाव संपादन कर देती है। अतः हम द्रव्यों को, घटादिकों को वंद्यपुत्रादि की तरह असत नहीं कर सकते, क्योंकि है वो, किंतु उसमें सत्व कहां से आया? सत्ता जाति के कारण अस्तित्व रहना। और उस सत्ता जाति में सत्व किससे आया फिर? तो उसके लिए फिर सत्ता में सत्व लाने के लिए और कोई सत्ता माननी नहीं पड़ती। वो सत्ता द्रव्यादिकों में भी सत्व संपादन करती है और स्वयं में भी सत्व संपादन, सत्व उसमें ही है, स्वपर निर्वाहक है। उसी प्रकार समवाय जो है संबंध, जो कि अवयव अन्य अनेक जगह माना गया है, वह समवाय भी कपाल और घट का समवाय है। तो वह फिर और समवायी के साथ जोड़ने के लिए अन्य किसी संबंध की अपेक्षा नहीं करता है। अर्थात समवाय और समवाय इनका भी कोई संबंध होना चाहिए, ऐसी वो अपेक्षा रखता नहीं है। वो उसके साथ भी जुड़ा रहता है और इधर कपाल और घट इन दोनों को भी जोड़ के रखता है। कौन? समवाय। ऐसा बोलना चाहता है कौन? पूर्व पक्षी। अथ इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, तो पहले टिप्पणी में क्या पढ़ा देखिए। यथा सत्ता द्रव्यादीनाम सत्वम आपादयति, संपादन कर देती, किंतु फिर न स्वस्मात् सत्तांतरम अपेक्षते, किंतु अपने से भिन्न, अपने में सत्व लाने के लिए अन्य किसी सत्ता की वो अपेक्षा करती नहीं है। सत्ता स्वपर निर्वाहक है। उसी प्रकार समवाय को मानते, वही बात बोल रहा है वो अथ इत्यादि पंक्ति से। तो क्या कहा देखिए, अथ मतलब पूर्व पक्षी इस प्रकार बोल रहा है। क्या? अथ से लेकर संबद्धेत तक। अथ समवाय स्वयं संबंध रूपत्वात्। समवाय कैसा है? स्वयं संबंध स्वरूप है, और स्वयं संबंध स्वरूप होने के कारण
संबंध रूपत्वात् आगे क्या है, अनपेक्ष एव अपरम संबंधम संबद्धेत, इतने शब्दों का थोड़ा अन्वय करिए। तो संबंध रूपत्वात् यहां तक ठीक है। आगे अपरम, एक शब्द छोड़कर आगे अपरम संबंधम, फिर पीछे अनपेक्ष एव, आगे संबद्धेत। ठीक है, देखो भाई अर्थ पुनः। अथ समवाय स्वयं संबंध रूपत्वात्, समवाय कैसा है, स्वयं संबंध स्वरूप है, इसलिए अपरम संबंधम अनपेक्ष एव। अपर मतलब अपने से भिन्न और दूसरा कोई संबंध की अपेक्षा न करके ही अनपेक्ष एव संबध्यते, संबंधित रहता है। ऐसा यदि बोलता है कौन, पूर्व पक्षी, तब उसको उत्तर दे रहे आगे संयोगोपि इत्यादि पंक्ति से। ठीक है कि नहीं, यह अभ्युपेत्य परिहार है, मतलब सिद्धांती अपने मन से बोल रहे कि यदि तुम ऐसा कहोगे तो ये ठीक नहीं है, इसलिए वहां पर आक्षेप समाधान ये लिखने की जरूरत नहीं है। जहां स्वतंत्र पूर्व पक्ष की बात आती है वहीं पर हम लोग लिखते हैं आक्षेप या शंका या पूर्व पक्षी इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो भाई सिद्धांत अब कह रहे ऐसा यदि मानोगे तो तब तुम्हारे सिद्धांत में तुम्हारी दिक्कत आएगी। कैसे, आगे संयोगोपि तर्हि स्वयं संबंध रूपत्वात् अनपेक्ष एव समवायम संबद्धेत। देखो भाई उसी के सिद्धांत से उसी का खंडन, सिद्धांती कर रहे पूर्व पक्षी का खंडन उसी के सिद्धांतों को लेकर। कैसे, संयोगोपि, ये जो पंक्ति है ना उसके पूर्व में बहुत छोटा एक वाक्य लिखिए, प्रतिबंध्या दूषयति, प्रतिबंध्या दूषयति संयोगयति। अर्थात उस पूर्व पक्षी को उत्तर देना है, किंतु कैसा, प्रतिबंधी उत्तर। ठीक है, प्रतिबंधी उत्तर मतलब तुम ऐसा नहीं मान रहे, फिर ऐसा ही तुमको नहीं मानना है, अन्य जगह तुम इसी प्रकार का क्यों माना, लेकिन मुंह तोड़ उत्तर, जैसा कि वैसा। ठीक है ना, देखो पंक्ति, संयोगोपि तर्हि स्वयं संबंध रूपत्वात् अनपेक्ष एव समवायम संबंधेत। मिला पंक्ति, शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। तर्हि पीछे संयोगः अपि, आगे स्वयं संबंध रूपत्वात्, दो शब्द छोड़कर आगे समवायम, पीछे अनपेक्ष एव, आगे अंतिम में संबद्धेत। ठीक है, देखो भाई यार, तब सिद्धांती कह रहे उस पूर्व पक्षी को, अरे भाई एक बात बताओ, घट और पट उनका संयोग संबंध है कि नहीं, द्रव्य द्रव्य का संयोग होता है। तो घट के ऊपर रखा है पट, और घट और पट का कौन सा संबंध है, संयोग संबंध है। ठीक है, फिर वो संयोग संबंध उस घट में किस संबंध से है बताओ, तो वो पूर्व पक्षी बोलता है नहीं, एकाधिक समवाय संबंध से है, क्योंकि उन्होंने संयोग और संयोगी का समवाय संबंध माना ही है, गुण गुणी का समवाय माना है ना उन्होंने, और 24 गुण के अंदर संयोग भी आता है, नहीं आता है क्या, रूप रस गंध स्पर्श शब्द संख्या परिमाण पृथक्व संयोग विभाग, संयोग आया कि नहीं, तो संयोग संबंध है। और गुण गुणी का क्या माना है उन्होंने, समवाय संबंध, बोलते जाओ भाई, गुण गुणी का संबंध कौन सा माना है, समवाय माना। जैसे रूप का घट के साथ कौन संबंध है, क्या समवाय, विचार करके नहीं बोलते कभी कभी, है कि नहीं। तो घट में क्या है, रूप, और रूप का घट के साथ कौन संबंध है, समवाय। क्यों, रूप गुण है और घट गुणी है, ठीक है कि नहीं। गंध और गंध वाला, इन दोनों का कौन संबंध है, समवाय, गुण गुणी का समवाय। उस प्रकार संयोग भी गुण है कि नहीं, और उस संयोग का जो जबकि संबंध भी है, वो संबंध विशेष है, किंतु गुण भी माना है उसको, तो गुण मानने दो, किंतु संबंध था ही ना। तो जिस प्रकार हे पूर्व पक्षी तुमने संयोग, यह संबंध होता हुआ भी उस संयोग का संयोगी के साथ क्या माना,
समवाय माना है। उस प्रकार फिर यहां पर भी घट कपाल का समवाय जो संबंध है, उस समवाय का भी समवायी के साथ कोई संबंध तो मानना चाहिए। फिर इधर क्यों मानते, उधर क्यों नहीं मानते? बात समझ में आ रही कि नहीं? घट और पट इनका जो संयोग संबंध है, उस संयोग का पट के साथ और घट के साथ क्या संबंध माना है? समवाय। तो उधर समवाय संबंध होता हुआ भी उस संबंध का संयोगी के साथ जैसा एक स्वतंत्र संबंध माना, जिसका नाम है समवाय। उस प्रकार कपाल और घट इनका जो तुमने समवाय माना है, मान लो कोई बात नहीं, किंतु उस समवाय का उस समवायी के साथ, घट के साथ, और उस समवाय का समवायी कपाल के साथ कौन संबंध है बताओ? अब तुम तो कह रहे कोई संबंध नहीं, फिर इधर क्यों माना? अर्थात तुम्हारा ये समवाय विमवाय कुछ नहीं, ये सब बकवास है। पंक्ति लगी, पंक्ति को देखिए। तर्हि संयोग अपि, संयोग भी स्वयं संबंध रूपत्वा, जैसे समवाय स्वयं संबंध स्वरूप है, उस प्रकार संयोग भी कैसा है? स्वयं संबंध स्वरूप है। तो स्वयं संबंध रूपत्वात्, ठीक है, समवायम अनपेक्ष एव संबध्यत, समवाय की अपेक्षा न करके ही उसका संबंध होना चाहिए। किसका? संयोग का। किसके साथ? संयोगी के साथ। समवाय न मानकर भी संबंध होना चाहिए, क्योंकि वो संयोग भी कैसा है? स्वयं संबंध रूप है। जैसा समवाय स्वयं समवाय संबंध स्वरूप होने के कारण वो जैसा समवाय के साथ जोड़ने के लिए और किसी संबंध की अपेक्षा नहीं करता है, उस प्रकार संयोग भी स्वतः संबंध स्वरूप होने के कारण वह भी संयोगी के साथ जुड़ने के लिए कोई संबंध की अपेक्षा न करे, जबकि समवाय आपने माना है, तो क्यों माना? फिर बात लगी क्या नहीं? चलिए आगे। इसका मतलब फिर समवाय विमवाय कुछ नहीं है, फिर कौन है, क्या संबंध है? तब सिद्धांती कहते हैं तादात्म्य संबंध है। घट और मिट्टी इनका उपादान कारण और कार्य का तादात्म्य संबंध है, समवाय विमवाय कुछ नहीं। जिस समवाय के बल पर तुम बोल रहे थे पूर्व पक्षी, क्या बोल रहा था पूर्व पक्षी? वो कहता था ना, मिट्टी और घट भिन्न भिन्न है, किंतु भिन्न भिन्न होने पर भी भिन्न भिन्न प्रतीति इसलिए नहीं होती कि दोनों का समवाय है। किंतु सिद्धांति ने समवाय का खंडन कर दिया, ठीक है कि नहीं? अतः मिट्टी और घट सिद्धांत के अनुसार दो चीज है नहीं, अनन्य है। पूर्व पक्षी क्या कर रहा था? भिन्न है, किंतु भिन्न प्रतीति क्यों नहीं आती? समवाय के कारण। समवाय का ही खंडन हुआ, अतः भिन्न है नहीं, भिन्न प्रतीति भी नहीं आती है। अर्थात प्रतीति के बल पर हम कहेंगे तादात्म्य संबंध है। किनका किनके साथ? घट उपादान कारण मिट्टी, इनका अर्थात कार्य कारण का संबंध है। कौन सा? तादात्म्य संबंध। क्यों? उस प्रकार की अभेद की प्रतीति आती है। यदि भिन्न होते तो भिन्न की प्रतीति आती, भिन्न की प्रतीति नहीं आती है, अभिन्न की प्रतीति आती है। वो कैसे आती है? तब ये जो पंक्ति है तादात्म्य प्रतीति है, इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, अवतरण। किंच प्रतीति अनुसारेण, प्रतीति अनुसारेण वस्तु स्वीकार्यं भवति, वस्तु स्वीकार्यं भवति। अन्यथा गो प्रतीतेः अश्वः आलम्बनम् इति अस्य अपि सुवचत्वात् पूर्ण विराम। तथा च उद्धरण चिन्ह में मृद्घट उद्धरण चिन्ह बन
इति अभेद प्रतीतेः इति अभेद प्रतीतेः अभेदः एव स्वीकार्यः अभेदः एव स्वीकार्यः पूर्णविराम ताभ्याम अत्यंत भिन्नस्य समवायस्य तन्नियामकत्व असंभवात् इति आह तादात्म्य इति। ठीक, देखो भाई, असंभवात इत्याह तादात्म्य इति अर्थ देखिए। तब सिद्धांती कह रहे कि प्रतीति अनुसारेण वस्तु स्वीकार्यम भवति, जैसी प्रतीति आ रही है उसी के अनुसार वस्तु का स्वीकार करना पड़ता है। व्यवहार में ये नियम है। और ऐसा नहीं मानेंगे, प्रतीति के अनुसार वस्तु को नहीं मानेंगे तो व्यवहार में भी दिक्कत आएगी। जैसे प्रतीति हो रही है गौ हो, ये गाय है कि नहीं, यम गौ, ये प्रतीति आई। और इस प्रतीति का, इस ज्ञान का विषय क्या? नहीं, घोड़ा। फिर ऐसा होना चाहिए, किंतु व्यवहार में ऐसा होता है क्या? जैसी प्रतीति होती है वैसी क्या होती है? वस्तु। गाय की प्रतीति आ रही है तो उस गाय की प्रतीति का विषय कौन होगा? गाय ही होगी ना, घोड़ा तो नहीं होगा। प्रतीति के अनुसार, अनुभव के अनुसार, ज्ञान के अनुसार वस्तु का स्वीकार करना पड़ता है कि नहीं। अलंबनम, अश्व अलंबनम, अश्व भी विषय हो जाएगा। इतिहास अपि सुवचत्वा तथा च, फिर प्रतीति के अनुसार वस्तु माननी है तो यहाँ पर भी प्रतीति होती है मिट्टी और घट के बारे में। क्या? मृत घटः इति, मिट्टी ही घट है, इस प्रकार की प्रतीति हो रही है जिससे कि अभेद ही मालूम पड़ रहा है। ठीक, तो मृत घटः इति अभेद प्रतीते है। इस अभेद प्रतीति का विषय भी क्या मानना पड़ेगा? अभेद ही है। लग गया? अर्थात कार्य कारण का कोई भेद नहीं है, अनन्यत्व है। ठीक, और यह अभेद प्रतीति का नियामक समवाय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो वह करे आगे, ताभ्याम अत्यंत भिन्नस्य, ताभ्याम मृत घटाभ्याम, मिट्टी और घट, इनसे अत्यंत भिन्न ऐसा जो समवाय, जो स्वतंत्र तुमने माना है, वह समवाय उस प्रतीति का नियामक नहीं हो सकता कि समवाय के कारण मृत घट ये प्रतीति आ रही है, ये नहीं कह सकते। प्रतीति आ रही है मृत घट, अतः उनका जरूर है अभेद, अर्थात कार्य कारण के साथ अनन्य है। लगे पंक्ति? हाँ। नियामकत्व असंभवात इति आह तादात्म्य इति। तो फिर चलिए, तादात्म्य प्रतीतेश्च, तादात्म्य की प्रतीति हो रही है, अभेद की प्रतीति हो रही, इसलिए द्रव्य गुणादीनाम समवाय कल्पन अनर्थक्यम। तादात्म्य की प्रतीति हो रही तो तादात्म्य मानना चाहिए, अतः तादात्म्य को छोड़कर द्रव्य गुण अर्थात गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति, कार्य अवयव अवयवी इत्यादि सभी जगह क्या मानना जरूरत नहीं है, समवाय मानने की जरूरत नहीं है। समवाय मानना व्यर्थ है, निष्फल है, कोई उसका फल नहीं। ये बात तादात्म्य प्रतीतेश्च द्रव्य गुणादि नाम, तादात्म्य प्रतीति होती है इसलिए द्रव्य गुणादि नाम समवाय कल्पना अनर्थक्यम, समवाय की कल्पना करना उनमें व्यर्थ है, कोई फल नहीं है, अर्थात समवाय का खंडन हुआ। लगा इतना? तो चलिए, समवाय का खंडन हुआ और उसके साथ साथ कार्य कारण का अनन्यत्व बताया गया। और कार्य कारण का अनन्यत्व होने से उत्पन्न होने के पहले भी कार्य कारण के रूप में सत है और सत्ता भी सत्व सिद्ध हुआ, अर्थात असत कार्यवाद का निराकरण भी हुआ। और उत्पन्न होने के पहले एकमात्र ब्रह्म होने के कारण ब्रह्म की अद्वितीयता और ब्रह्म ही जगत का कारण है, ब्रह्म ही जगत का कारण है, इस बात की भी सिद्धि हुई। अर्थात समन्वय के साथ कोई विरोध किसी का नहीं आता। इन सभी बातों की सिद्धि हो गई। अब आगे चलिए, और खंडन कर रहे पूर्व पक्षी का। कथम च कार्यम अवयवी द्रव्यम कारणेषु अवयव द्रव्येषु वर्तमानम वर्तते। ठीक है, तो इस ये जो पंक्ति है ना, कथम इत्यादि, उसके पूर्व में भी थोड़ा सा एक वाक्य लिखते हैं। एवं प्रतीति अनुसारेण
प्रतीति अनुसारेण कार्यस्य कारणात्मना, कार्यस्य कारणात्मना सत्वम अर्धविराम स्वरूपेण तु मिथ्यात्वम, स्वरूपेण तु मिथ्यात्वम इति उक्तम, इति उक्तम। ठीक, पूर्ण विराम आगे। इदानीम, इदानीम कार्यस्य कारणे, कार्यस्य कारणे वृत्ति अनुपपत्तेः च, वृत्ति अनुपपत्तेः च, कंस में लिखिए थोड़ा, समवाय मानने पर भी, समवाय मानने पर भी कारण में, कारण में कार्य का रहना, कार्य का रहना उपपन्न नहीं हो सकता है, उपपन्न नहीं हो सकता है। कौंस बन, फिर आगे कल्पितत्वम इति आह कथम इति, कल्पितत्वम इति आह कथम इति। अर्थ देखिए भाई, एवं इस स्थिति से अभी ऊपर जो बताया कि प्रतीति अनुसारेण, प्रतीति के अनुसार कार्यस्य कारणात्मना सत्वम, कार्य कारण के रूप में सत है, कारण के रूप में स्वरूपतः क्या स्वरूपेण तो मिथ्या है। ये जगत कार्य या घट लीजिए, घट कारणात्मना मिट्टी की दृष्टि से देखेंगे तो सत है, किंतु मिट्टी की दृष्टि न लेकर यदि घट में घटत्व बुद्धि को ही लेंगे केवल, तो मिथ्या है, क्योंकि घट ये नाम और उसका रूप वाचारंभण कल्पित है, कारण के रूप में सत्य। उसी प्रकार यह समस्त प्रपंच जगत कारण ब्रह्म के दृष्टि से देखते तो सत है, तो स्वतंत्र रूप से जगत को जगत रूपेण देखेंगे, इस बात को अभी तक बताया। ननु एवं प्रतीति अनुसारेण कार्यस्य कारणात्मना सत्वम अर्धविराम, सत्व बताया, और स्वरूपेण तो मिथ्यात्वम, स्वरूपता मिथ्या कार्य इति उक्तम। ये बात हो गई, कार्य जगत स्वरूपता मिथ्या है। अब क्या आगे कथन से क्या कहेंगे, तब कर इदानीम, अब कार्यस्य कारणे वृत्ति अनुपपत्ति, समवाय तक, समवाय का तो खंडन कर दिया। कदाचित पूर्व पक्षी आग्रही करेगा कि समवाय का, ठीक है बाबा थोड़ा देर के मान भी लेंगे समवाय को, तो भी तुम्हारा यह सिद्धांत ठीक नहीं होगा। कौन सा, कि कार्य घटादि समवाय संबंध से उपादान कारण में रहते हैं, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, ऐसा बताना है, वृत्तित्व का खंडन करना है। ठीक है, पंक्ति देखिए, इदानीम कार्यस्य कारणे वृत्ति अनुपपत्ति, वृत्ति वृत्ति मतलब रहना, उसकी अनुपपत्ति, उसको लिख के लिए आपको कौंस में समवाय संबंध मान भी लेंगे तो भी कारण में कार्य का रहना, ये जो बोलते नहीं है एकाधिक, वो नहीं बनता है, उपपन्न नहीं होता है, नहीं हो सकता है। अतः कार्य कार्यत्वेन मिथ्या है, वैकल्पित है। वही बात बताएंगे अब कथम इत्यादि से। तो पंक्ति को देखिए, कथम च कार्यम अवयवी द्रव्यम कारणेषु अवयव द्रव्येषु वर्तमानम वर्तते। थोड़ा सा अन्वय ऐसा होगा और ज्यादा कुछ नहीं है। कथम शब्द का अन्वय वर्तमानम के पहले कैसा पढ़ेंगे, च कार्यम अवयवी द्रव्यम कारणेषु अवयव द्रव्येषु कथम वर्तमानम वर्तते। ठीक है, देखो भाई अर्थ, च कार्यम अवयवी द्रव्यम, ध्यान दीजिए भाई, दो शब्द अपने पास हमेशा है, कार्य और कारण। उसी को अलग शब्द में बोलेंगे अवयवी और अवयव। तो कार्य जो होता है वह अवयवी,
घट क्या है? कार्य है, अवयवी है, अवयव वाला है। और कपाल आदि क्या है? उसके अवयव। चाहे मिट्टी क्या है? उसके अवयव है। ठीक है ना? हाँ। तो कार्यम अवयवी द्रव्य, कार्य ऐसा जो अवयवी द्रव्य, घटाधिक, वे सब। कारणेषु अवयव द्रव्येषु, कारण ऐसा जो अवयव द्रव्य, जैसे कारण कौन? कपाल, वो अवयव द्रव्य है, कारण है वो। तो कारणेषु अवयव द्रव्येषु कथम वर्तमानम वर्तते, कथम, किस प्रकार, वर्तमानम वर्तते, रहता हुआ स्थित है। ये प्रश्न पूछा है सिद्धांति ने उस पूर्व पक्षी को। पहले उसको पूछ लेते हैं, फिर उसका खंडन करेंगे। तो प्रश्न समझ में आया क्या? कि कार्य ऐसा जो अवयवी द्रव्य, घटाधिक, पटाधिक, वे अपने अपने उपादान कारण में, अर्थात अवयव द्रव्य में, अर्थात मिट्टी या कपाल, इधर तंतु, उनमें वो कार्य कथम वर्तमानम वर्तते, मतलब किस प्रकार रहता हुआ वह कार्य वहां पर स्थित है, बताओ। प्रश्न समझ में आया? तब आगे देखिए किम। अब किम इत्यादि से क्या? तो जो प्रश्न पूछा ना उसी का स्पष्टीकरण किया जा रहा है किम इत्यादि से। तो किम के पहले भी एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, कथम शब्द सूचितम, कथम शब्द सूचितम विकल्पद्वयम विशदयति, विकल्पद्वयम विशदयति किंच इति। ठीक, चलिए अर्थ। पूर्व वाक्य में कथम, कथम वर्तमानम वर्तते ऐसा पूछा ना, तो कथम शब्द सूचितम, कथम शब्द के द्वारा सूचित जो विकल्प द्वय, अर्थात कथम के द्वारा दो विकल्प करना चाहते सिद्धांति पूर्व पक्षी के लिए, तो जो सूचित विकल्प द्वय है उनका ही स्पष्टीकरण कर रहे हैं किम इत्यादि पंक्ति से। पंक्ति लगी? तो कथम वर्तते मतलब क्या पूछना चाहते सिद्धांति पूर्व पक्षी को? वो दे रहे किम समस्तेषु अवयवेषु वर्तेत, अर्धविराम, उत प्रत्यवयवम, प्रश्न चिन्ह। ये दो विकल्प किए भाई सिद्धांति ने पूर्व पक्षी के प्रति। पहले वाक्य में क्या कहा था कि कार्य कारण में रहता हुआ, किस प्रकार से रहता हुआ स्थित है। तो ये कहने के पीछे अभिप्राय यह है क्या? किम समस्तेषु अवयवेषु, उस कार्य के जितने भी अवयव है उन सभी अवयवों में कार्य रहता है, पहला विकल्प। उत अथवा प्रत्यवयव, एक एक अवयव में कार्य रहता है, दूसरा विकल्प। अर्थात पट है कि नहीं, और उसके अवयव कौन? तंतु, तो सभी तंतुओं में पट रहता है, अथवा एक एक तंतु में पट रहता है, ये दो विकल्प। और दोनों में से यदि पहला मानेंगे पूर्व पक्षी तब उसका खंडन, दूसरा मानेंगे तो भी खंडन। इससे क्या सिद्ध होगा? कार्य कार्य कारण में रहता है, यही तुम्हारा कहना गलत है। अर्थात कार्य कारण में रहता ही नहीं है। यदि रहता है ऐसा मानेंगे तो भेद सिद्ध होगा, कार्य अलग है कारण अलग है, अनन्यता नहीं रहेगी। ठीक है ना? वो सब बात आएगी। और कार्य कारण क्या है सिद्धांत मत में? अनन्य है, अभिन्न है। लग गया पंक्ति? चलिए अब पूर्व पक्षी का खंडन करना है तो थोड़ा सा विस्तार रहेगा और थोड़ी बात समझना पड़ेगी, तो उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं